यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर्विस कॉस्टिंग को कंटिन्यू करते हैं एंड अपना जो सर्विस कॉस्टिंग में लेक्चर चल रहा था, सर्विस कॉस्टिंग का आज थर्ड क्लास है। ठीक, इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट समझा के एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था इक्विवेलेंट यूनिट पे। तो अब आगे इक्विवेलेंट यूनिट पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल सर्विस कॉस्टिंग का लास्ट लेक्चर होगा। एक मिनट मुझे जरा इरेज कर लेने दो, स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे, फिर आपसे डिस्कस करते हैं। चलो आओ जरा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में लास्ट लेक्चर कहाँ पे एंड किया था मैंने? इक्विवेलेंट यूनिट पे। इक्विवेलेंट का कंसेप्ट कहाँ पे लगाएंगे? जहां पे फेयर डिफरेंट हो, व्हेन डिफरेंट फेयर इज चार्ज। समझ में आ रहा है? जब डिफरेंट फेयर चार्ज करेंगे, जब डिफरेंट फेयर चार्ज करेंगे तो इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट अप्लाई होगा। करेक्ट। जहां पे भी क्वेश्चन में डिफरेंट फेयर चार्ज हो रहा है, यूनिट को इक्विवेलेंट करना है। करने का दो तरीका है। फर्स्ट अप्रोच है जो भी स्मॉल फेयर है, कम वाला फेयर है, उसमें सबको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इनटू स्मॉल यूनिट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो बिग यूनिट होंगे उनका, जिसका फेयर फुल लग रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा? मैंने सिखाया था आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका था कन्वर्ट स्मॉल यूनिट, यानी कि स्मॉल फेयर वाले को बड़े फेयर में कन्वर्ट करना। इसके लिए आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। मैंने कौन सा अप्रोच बोला था मैं फॉलो करूंगा आपको पढ़ाने के लिए? ये मल्टीप्लाई करने पे हमेशा एग्जैक्ट फिगर आता है, डिवाइड करने पे हो सकता है कभी पॉइंट में आ जाए। तो बेहतर क्या है कि आप, और ये आसान भी है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कल मोस्ट प्रोबेबली सर्विस कॉस्टिंग का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और कल के लेक्चर में प्रैक्टिकल चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सारे खत्म हो जाएंगे। करेक्ट। तो कल का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से सुनना है। कुछ अदरवाइज भी डिस्कस करेंगे जो मैं लेक्चर्स में डिस्कस नहीं करता हूं। साथ ही में थ्योरी एंड एमसीक्यू और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कराता रहूंगा। इसके बारे में भी कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पे कल हमने एंड किया था। क्या है? एसएमसी इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 बसेस, हाँ जी, हैविंग 5 बसेस प्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट। कितना बस है? लिखते जाओ, जो भी इंफॉर्मेशन दे उसको लिखते जाओ। 5 बस है अपने पास, एक स्कूल है जिसके पास 5 बसेज हैं, ठीक है। इन अ व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग बस सर्विस, बस वर्क इन 2 शिफ्ट डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। बहुत बच्चे बस सर्विस अवेल करते हैं तो बस को 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, मॉर्निंग में भी एंड आफ्टरनून में भी।
बस आर गैरेज इन अ स्कूल, और बस को कहाँ पे रखते हैं, स्कूल में ही रखते हैं. The work overload of student has been so arranged that in morning shift, first trip is pick up senior student and second trip is pick up 1 hour later कौन सा, जूनियर स्टूडेंट. कह रहा है मॉर्निंग में क्या करते हैं, मान लो ये स्कूल है, करेक्ट, यहाँ पे ये सिटी है, यहाँ से पिक करके आते हैं बच्चों को. तो मॉर्निंग में क्या करते हैं, पहले जाते हैं और किसको लेके आते हैं, सीनियर को. फिर 1 घंटे बाद जाते हैं और किसको लेके आते हैं, जूनियर को. ठीक है, यही कह रहा है. सिमिलरली इन आफ्टरनून फर्स्ट ट्रिप इज टेक्स जूनियर स्टूडेंट एंड 1 hour लेटर. जब ये स्कूल स्टार्ट है तब पहले सीनियर को लेके आएंगे, बाद में जूनियर को लेके आएंगे. ठीक है, बच्चे ऐसे भी लेट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं. सुबह सुबह पहले मॉर्निंग शिफ्ट में कौन आएगा, बड़े लोग. और जब जाने का हो, एंड किया जाए शाम में, आफ्टरनून में, ये रहा स्कूल, ये रहा बच्चों का घर. पहले कौन जाता है, जूनियर बच्चे जाते हैं, फिर बस आता होगा, फिर सीनियर को लेके जाता होगा और उनको भी छोड़ के वापस बस स्कूल में आता होगा. और यहाँ पे क्या पार्क करते होंगे, यहीं पे गैरेज होता है. डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच बस इज 8 किलोमीटर. ठीक. अक्सर जो बस है 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है बच्चों को लेके आने के लिए. स्कूल 1 महीने में 25 दिन चलता है. ठीक है, छुट्टी वगैरह हॉलीडे वगैरह काट के 25 डेज वर्किंग डे. रिमेन्स क्लोज फॉर वैकेशन मई जून दिसंबर. अब देखो 1 ईयर में 3 मंथ तो ऐसा है जब स्कूल बंद है, करेक्ट, एंड 9 मंथ ऐसा है जब स्कूल ओपन है. आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये बताओ कि जो खर्चे हैं बस चलाने के वो 9 महीने के लिए लगेंगे, जैसे कि डीजल पेट्रोल की 12 महीने के लिए. सर जब स्कूल 9 महीने ही चल रहा है तो बस भी तो 9 महीने चल रहा होगा. तो जो रनिंग कॉस्ट है ना बस के, जैसे कि डीजल पेट्रोल वगैरह हो गया या कोई लुब्रिकेंट वगैरह हो गया, जो पर किलोमीटर अनुसार इनकर्ड होता है, तो उसके लिए हमें ध्यान देना है. बस सिर्फ 9 महीने चलता है. ठीक है. हाउएवर बस भी हाउएवर इज पेएबल बाय स्टूडेंट फॉर 12 मंथ इन ईयर. लेकिन बस का जो फी है वो बच्चे कितना भरते हैं, पूरे साल का भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ऐसे ही करता है सारे स्टूडेंट कैसे. होता क्या है, स्कूलों में बंद भी रहे तो आपको जो चार्जेस है वो देते रहनी पड़ती है. ठीक है. डिटेल ऑफ एक्सपेंस देखो, ड्राइवर सैलरी, अब 5 बस है तो ऑब्वियसली 5 ड्राइवर रखना पड़ेगा, है ना, हर एक बस के लिए. पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे, पर एनम आ जाएगा. क्लीनर सैलरी, क्लीनर, अब सफाई वाला जो है एक ही इंसान 5 बस को साफ कर देगा, तो ये सिर्फ 1 पर्सन रखनी पड़ेगी. बोला नहीं है पर इतना लॉजिक आपको लगाना है. सैलरी इज पेबल फॉर 12 मंथ, ऑब्वियसली नहीं भी बोलता तो हम एज्यूम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी होल ईयर के लिए पे होगा. समझ में आएगा, जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी पूरे साल के लिए पे होगा. नहीं भी बोलता तो एज्यूम करते. भले ही स्कूल बंद हो लेकिन ड्राइवर वगैरह की सैलरी तो देनी पड़ेगी. ऐसा थोड़ी ना जब स्कूल खुल रहा है तो दे रहे हैं, नहीं खुल रहा है नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं होता है. उनकी सैलरी फिक्स कॉस्ट है. स्कूल बंद भी रहे, वैकेशन रहे, कुछ रहे, समर वैकेशन होता है, विंटर वैकेशन होता है, पर सैलरी तो जाती है ना. कह रहा है 1 क्लीनर इज एम्प्लॉयड फॉर ऑल बस. मैंने क्या बोला, लिख दिया, बढ़िया बात है. नहीं लिखता तो हम यही एज्यूम करते. चलो, लाइसेंस भी है, ये तो फिक्स कॉस्ट हो गया. लाइसेंस इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट हो गया. ठीक है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कॉस्ट या सेमी वेरिएबल इसी को बोलते हैं. परचेज प्राइस, लाइफ स्क्रैप वैल्यू, ये डेप्सन के लिए दिया है और डेप्सन है फिक्स कॉस्ट. ठीक, मैंने आपको बताया था
पर ऑपरेशन या पर एक्टिविटी दे तभी डेप्सन को वेरिएबल लेना है, नहीं तो डिप्रिसिएशन अगर पर एनम निकाल रहे हैं आप, पर मंथ दिया हुआ है तो फिक्स लेना है, ठीक है। डीजल कॉस्ट होगा वेरिएबल। 1 लीटर डीजल में 4 किलोमीटर बस चलता है और पर लीटर डीजल का रेट है 45, तो देख लेंगे कितना किलोमीटर चलता है, डिवाइड बाई 4 इंटू 45। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ बस इज 50, बस की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 50 है, ध्यान रखना इस बात को। अब आप मुझे कोई बात ये बताएगा बच्चा कि कितने स्टूडेंट बस से जाते होंगे, एक बस से, एक बस तो देखो एक बार सीनियर को लेके आता है तो 50 का कैपेसिटी है तो 50 स्टूडेंट, एक बार जूनियर को लेके आता है फिर 50, तो हर एक बस में ना 100 स्टूडेंट सर्विस अवेल करते होंगे। सीटिंग कैपेसिटी 50 और 2 शिफ्ट में लेके आता है तो 100, फिर शाम को 50 स्टूडेंट को एक बार लेके जाता होगा जूनियर को, फिर 50 सीनियर को, है कि नहीं। तो ये वाली चीज है, हर एक बस में 100 स्टूडेंट ये सर्विस ले रहे हैं, करेक्ट। सीटिंग कैपेसिटी इज फुल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Students are picked and dropped within the range of 4 kilometer distance from the school are chargeable half, and 50% of the student traveling in this category ignore interest since the charge are based on the average cost you are required to prepare। कह रहा है 8 किलोमीटर बस चलता है ना, जो 4 किलोमीटर के दायरे में ही उतर जाए उनसे 50% फेयर लेंगे। अब बचे हुए लोग जो 4 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनसे कितना लेंगे, फुल फेयर, नॉर्मल फेयर। तो इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आ गया, जहां पे दो टाइप के इंसान से अलग अलग फेयर चार्ज हो रहा हो वहां पे इक्विवेलेंट का कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, ये मैंने बोला था आपको। कह रहा है 4 किलोमीटर के भीतर भीतर में जो बच्चे उतर जाएंगे उनसे 50% ही हम फेयर चार्ज करेंगे, ठीक। पूछा गया है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिंगल बस, एक बस का, एंड फ्लीट ऑफ 5 बस, और पांचों बस का खर्चा बताइए एक साल के लिए। ये तो आसान है, पहले ये तो फर्स्ट स्टेप में आप करते ही। और एवरेज कॉस्ट बताइए कितना पड़ता है, ये अप टू 4 किलोमीटर वाले के लिए और बियॉन्ड 4 किलोमीटर, ये सेकेंड स्टेप है, पहले पहला करते हैं। बुक का ही क्वेश्चन है क्या ये आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले में बोला है कैलकुलेशन ऑफ क्या, टोटल कॉस्ट फॉर इच बस एंड फ्लीट ऑफ 5 बसेज, यही पूछा है। 5 बस का खर्चा बताइए एक साल का और एक बस का खर्चा बताइए। यहां लिखो पर्टिकुलर्स, टेबल बना लो। देखो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चे को डिवाइड करना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चे ज्यादा होते हैं और सारे में खर्चे ना अलग अलग हेड में इतना डिवाइड करके नहीं देगा, तो सीधा भी लिख सकते हैं आप 1 बस 5 बसेज। सबसे पहले आता है फिक्स कॉस्ट, फिर दूसरे में आएगा वेरिएबल जिसमें हमें पता है सिर्फ एक डीजल का खर्चा है। थर्ड में आएगा सेमी वेरिएबल या मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें भी हमें पता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस आता है। देखो कौन सा क्वेश्चन था, ये था ना, बस एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, टायर ट्यूब स्पेयर्स ये भी होता तो इसी में लेते हैं। खर्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉस्ट क्या था बताइए, ड्राइवर की सैलरी 4500 पर मंथ है। चलो
4500 इंटू 12 करोगे, ये तो एक ड्राइवर का आया 54,000। 5 बस के लिए 5 ड्राइवर चाहिए, 2,70,000। दूसरा, क्लीनर की सैलरी कितना है? 3500 पर मंथ, 35 इंटू 12, 42,000। एक ही क्लीनर पांचों बस के लिए चाहिए, 42,000 आएगा। तो एक बस पे खर्चा कितना बचेगा? डिवाइड बाई 5। थर्ड है लाइसेंस एंड इंश्योरेंस, ये है पर बस दे रखा है, पर एनम दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लाइसेंस इंश्योरेंस एक बस का दे रखा है 1 साल का, ठीक, इतना ही है। तो 5 बस का ये आ जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 35,000 पर बस पर एनम, एक बस का है, तो 35,000 इंटू 5, ये 5 बस का आ जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए देखो, परचेज प्राइस दिया है 15 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू 3 लाख, तो 12 लाख डेप्रिसिएबल अमाउंट आएगा, डिवाइड बाई 12। तो पर एनम आया 1 लाख। ये तो एक बस का है, 5 बस का 5 लाख। उसके बाद डीजल है, चलो डीजल वर्किंग नोट नंबर 1। टोटल किलोमीटर कितना आएगा? देखिए जरा, 8 किलोमीटर है। एक बस का पहले सोचो, इंटू 5 कर दोगे, 4 बस का आ जाएगा। ऐसे सोचोगे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। एक बार जाना आना सीनियर बच्चों को लेके, फिर जाना आना जूनियर बच्चों को लेके, शाम को फिर छोड़ने जाएंगे सीनियर को, आएंगे, एंड फिर जूनियर बच्चों को छोड़ने जाएंगे, आएंगे, यानी कि 4 राउंड ट्रिप हो रहे हैं। 4 बार जा रहे हैं, 4 बार आ भी रहे हैं, ठीक। तो ये तो इतना किलोमीटर है एक दिन का, इंटू 25, 25 दिन स्कूल चलता है, इंटू 9, 9 महीने। यहां अगर कोई बच्चा 12 कर दे, वही मिस्टेक हो गया। क्यों? क्योंकि 12 आप कर ही नहीं सकते, 9 महीने स्कूल खुलती है, तो बसेस तो 9 महीने ही चलते होंगे, बताओ जरा। और इंटू 5 तो पूरा 5 बस का आ जाएगा। ये क्या है? ये एक बस का है, एक बस का 14,400 आएगा, इंटू 5 कर दो, 72,000 आएगा। चलो एक बस का ही निकाल लेते हैं, इंटू 5, 14,400 आया, 1 बस का, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ डीजल लिखोगे, कितना आएगा? 14,400 डिवाइड बाई कितना किलोमीटर चलता है 1 लीटर पे? 4 किलोमीटर, 45 का रेट। ये तो एक बस का मैंने किलोमीटर लिया है, तो एक बस का ही आएगा। पांच बसों के लिए ठीक है, करो फटाफट से। कोई मुझे बताएगा कि इसका टोटल क्या होगा? टोटल कॉस्ट 54,000 प्लस 8,400 प्लस 8,600 प्लस 10,000, 3,78,000, और इसी में इंटू 5 कर दूंगा तो 5 बसेस का आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहली रिक्वायरमेंट थी, करेक्ट। अब जरा देखो सेकेंड रिक्वायरमेंट, फेयर टू बी चार्ज्ड।
एक बस पर निकाल लेंगे, ऑटोमेटिकली एक बस पे जितना आएगा पांचों बस पे उतना ही आएगा। एक बस का अगर हम निकाल ले कि कितना बच्चों से फेयर चार्ज करना चाहिए, तो हर एक बस पे तो उतना ही फेयर चार्ज करना पड़ेगा ना। तो देखो, फॉर वन बस, ध्यान से सुनना आप, कॉस्ट पर मंथ बताओ, ये टोटल कॉस्ट है कि नहीं, 3,78,000 पर मंथ निकालना हो तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। अभी क्या बोला इंस्टीट्यूट ने कि 12 महीने हम चार्ज करते हैं बच्चों से, तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, क्योंकि ये खर्चे 12 महीने चार्ज करने हैं। अगर बच्चा बोलता कि हम 9 महीने ही चार्ज करते हैं बच्चों से, जब स्कूल बस चलते हैं, 3 महीने जब वैकेशन पे बंद हो तब चार्ज नहीं करते, तो यही खर्चा 9 महीने में ही हमें चार्ज करना था बच्चों से, तो डिवाइड बाई 9 करते पर मंथ के लिए। समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन को क्या ट्विस्ट कर सकता है कि हम सिर्फ 9 मंथ के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस में डिवाइड बाई 9 करेंगे। अब देखो, इक्विवेलेंट यूनिट निकाल रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स 100 है, जिसमें से ध्यान से देखोगे तो बोल रहा है 50% ऐसे बच्चे हैं ना, आर चार्ज हाफ, एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट अवेलिंग इच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी, यानी कि 50% ऐसे बच्चे हैं ना जिनसे हम हाफ चार्ज करते हैं, हाफ फेयर, यानी कि 50 ऐसे बच्चे हैं, एंड 50% बैलेंस ऐसे बच्चे हैं जिससे फुल फेयर चार्ज करते हैं। क्लियरली बोला है क्वेश्चन में कि जो अप टू 4 किलोमीटर जाएंगे उनसे 50% हाफ फेयर चार्ज करेंगे, और वैसे 50% स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट का 50% ये कौन से, हाफ फेयर वाले। अब बताओ किसको किस में कन्वर्ट करें, हाफ फेयर में कन्वर्ट करना है अपने को, तब जो आएगा वो हाफ फेयर का कॉस्ट आएगा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करें, फुल को हाफ में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स हाफ फेयर वाले, ऐसे तो हाफ फेयर वाले 50 है, प्लस फुल फेयर को हाफ में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो हाफ फेयर का मतलब क्या है, अब इसके एंगल से देखोगे तो इसका डबल फेयर चार्ज हो रहा है कि नहीं, इंटू 2। ठीक है, 150 आया। अब देखो कॉस्ट पर स्टूडेंट अगर करोगे अप टू 4 किलोमीटर वाले, यानी कि हाफ फेयर वाले, अगर यूनिट हाफ फेयर वाला है तो जो वैल्यू आएगा वो भी हाफ फेयर वाले आएगा। $210 आ रहा है, तो फुल फेयर के लिए कॉस्ट पर स्टूडेंट ये तो सिर्फ कॉस्ट है, बोलता कॉस्ट में 10% प्रॉफिट भी चार्ज करिए, तो कोई बात नहीं, ये कॉस्ट हमने निकाल रखा है, 10% प्रॉफिट जोड़ देते। ठीक है, एक क्वेश्चन होटल का करे थे, होटल का एक बढ़िया क्वेश्चन है। पहले होटल का क्वेश्चन वो करते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आओ जरा फटाफट से। A lodging home is being run in a small hill station with 100 रूम। हिल स्टेशन पे एक लॉज है जिसमें रूम कितने हैं, 100 रूम है, करेक्ट। द होम ऑफर कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 मंथ इन अ ईयर। अब बताओ, अपना तो सिंपल है कि 6 मंथ सीजन होगा, जिसको मैं सीजनल बोलता हूँ, 6 मंथ ऑफ सीजन होगा, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, कंसेशन। ठीक है,
ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। यहाँ पे फुल रेंट चार्ज होता है और यहाँ पे इसका जस्ट हाफ रेंट। अब इसको दो तरीके से बोल सकते हैं ना, ऑफ सीजन में हाफ रेंट चार्ज होता है या फिर जो सीजन है उसमें हाफ रेंट की तुलना में डबल रेंट चार्ज होता है। ठीक चलो, द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन रूम रेंट। जो भी कॉस्ट आएगा उसमें 20% मैनेजमेंट को अपना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए रूम रेंट को चढ़ा के, तो ये आ जाएगा रेवेन्यू। द फ्लोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेटेड एंड डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग, जो मार्च है। एज्यूम 1 मंथ इज 30 डेज पीरियड, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्यूपेंसी देखिए 80% है ड्यूरिंग सीजन, ऑफ सीजन में 40% कह रहा है। अगर ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो 80% रूम भरा रहेगा कब, सीजन में, एंड यही 40% रूम फुल होगा ऑफ सीजन में, खाली रहते हैं ऑफ सीजन में। द टोटल इन्वेस्टमेंट इन होम इज 200 लाख ऑफ विच रिलेटेड टू 80% बिल्डिंग एंड बैलेंस फर्नीचर। अब एक मान लो लॉज हमने खोला तो उसमें क्या होता है, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, बढ़िया सा रूम बनानी पड़ेगा, फर्नीचर बनाना पड़ेगा, करेक्ट। कह रहा है 200 लाख जो कॉस्ट लगे हैं ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, इसका 80% यानी कि 160 बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो बिल्डिंग पे जो डिप्रिसिएशन रेट लगेगा वो लगाएंगे इस पे। बचा हुआ 20% यानी कि 40 लाख फर्नीचर है, और फर्नीचर पर जो डिप्रिसिएशन रेट होगा वो लगाएंगे फर्नीचर पे। एनुअल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 15%। एक्सपेंस देखो, स्टाफ की सैलरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लॉन्ड्री, इंटीरियर, मिसलेनियस, ठीक है। पूरे साल का खर्चा दे रखा है, इन सब चीजों में कितना लगेगा। रूम अटेंडेंट आर पेड 10 पर रूम डे on the basis of occupancy of the room in a month। तो रूम डे जितना भी आएगा ना, कितना दिन रूम चढ़ा था, उसमें इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा रूम अटेंडेंट की खर्चा। ठीक है, एक डेप्रिसिएशन का खर्चा है, ये सारे खर्चे हैं, प्लस रूम अटेंडेंट का खर्चा है। अगला मंथली लाइटिंग चार्जेस, चलो इसको ना अभी वर्किंग नोट में करा देता हूँ, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या है, वर्कआउट रूम रेंट चार्जेबल फॉर बोथ सीजन एंड ऑफ सीजन। चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा कि रेंट अलग अलग चार्ज हो रहा है तो इक्विवेलेंट यूनिट करना है हमें। ठीक है, हमें रेंट अलग अलग चार्ज हो रहा है तो इक्विवेलेंट यूनिट करना है, करेक्ट। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर है ये 8। सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लें, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट जोड़ देंगे तो रेंट बोल सकते हो उसको, या टेकिंग बोल सकते हैं, इवन आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर्स, ठीक। आइए जरा, सबसे पहले डिप्रिसिएशन लिखते हैं, उसमें भी बिल्डिंग का अलग है, फर्नीचर का अलग है,
करेक्ट। उसके बाद ये सारे खर्चे फटाफट लिख लो। स्टाफ सैलरी, रिपेयर, लॉन्ड्री, स्टाफ सैलरी, रिपेयर, लॉन्ड्री, इंटीरियर मिसलेनियस, इंटीरियर मिसलेनियस, ठीक है। कितना है? 5,50,000, 2,61,000, 80,175, 1,90,800, करेक्ट। उसके बाद एक है रूम अटेंडेंट, थोड़ा वर्किंग नोट पे अब आते हैं। टोटल अगर हमें रूम डे निकालना हो तो कैसे निकलेगा? रूम इंटू टोटल डेज, कंपोजिट यूनिट है ना रूम डे, कितना रूम चढ़ा था और कितने दिन के लिए चढ़ा था। इसमें भी सीजन, ऑफ सीजन, याद रखना 6 महीने, 6 महीने, 100 रूम है, 80% ऑक्यूपेंसी थी, तो ये तो नंबर ऑफ रूम हो गया। इनटू डेज, बताओ एक महीने में कितना दिन मानना है? 30 डेज, तो इंटू 30 और 6 मंथ के लिए इंटू 6, बताओ। सिमिलरली ये बताइए, 100 रूम है, ऑफ सीजन में सिर्फ 40% ऑक्यूपेंसी होती है, इंटू 30 इंटू 6, ये क्या है? रूम कितने चढ़े होते हैं ऑन एन एवरेज, और ये क्या है? कितने दिन। अब अटेंडेंट की सैलरी अगर निकालनी हो, देखो 10 पर रूम डे है ना, इतना रूम डे था सीजन में चढ़ा था और इतना ऑफ सीजन में चढ़ा था, टोटल रूम इतने दिनों के लिए, ठीक। तो 14,400 प्लस 7,200 इंटू 10, बताइए। तो ये तो आ रहा है 2,16,000। एक इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है ना, अरे बहुत आसान है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्या है, यहीं पे बच्चे अटक जाते हैं। आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं अटकोगे। क्या बोल रहा है? मंथली लाइटिंग एक्सपेंस कितना है? एक महीने का लाइट पे खर्चा कितना लगता है? 120 पर रूम, करेक्ट। ठीक है। एक्सेप्ट 4 मंथ इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। देखो हम ये मानते हैं कि एक तो है अपना सीजन 6 मंथ का, यहाँ पे 120 रुपया लग रहा है। एक है ऑफ सीजन, ऑफ सीजन विंटर में ही मानते हैं, ठीक, हिल स्टेशन के लिए। इसमें है तो ये 6 मंथ का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2 मंथ ऐसा है जहां पे 1 से 20 ही लगेगा, और 4 मंथ ऐसा है जो पिक विंटर नहीं होते, जहां पे बिजली बिल्कुल बिजली का खपत नहीं होता,
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होता, वहां पे सिर्फ 30 का रेट लगेगा, यही बोला है। देखिए सिर्फ 4 महीने 30 का रेट लगता है, करेक्ट। तो यहां देखो 100 रूम 80% ऑक्यूपेंसी, इतना रूम चढ़ा होता है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी का क्या खर्चा पर मंथ है, पर डे तो है नहीं, तो इंटू डेज करेंगे नहीं, सीधा मंथ से इंटू करेंगे, इतना इंटू 120 रेट, ये रूम है, ठीक है। इतने रूम चढ़े होते हैं, एक रूम का 1 महीने का ये कॉस्ट है, तो 6 महीने का कितना इंटू 6, बताओ। यहां पे देखो ऑफ सीजन में कितना परसेंट ऑक्यूपेंसी होती है, 40, करेक्ट। तो ये तो 40% करोगे तो ये क्या आया, कितना रूम चढ़ा है, पर मंथ खर्चा है 120, और 4 महीने के लिए, सॉरी 2 महीने के लिए, बताओ। ये देखो जब 30 का रेट लगाना है, इसमें भी 100 रूम सिर्फ 40% ऑक्यूपेंसी पे चलते हैं, ठीक। पर मंथ 30 रुपीज का रेट है, और कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। टोटल कोई बताएगा, $72,000 टोटल कॉस्ट ले लो, बताओ। जिस बच्चे ने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सही निकाला उसने ये क्वेश्चन सही कर लिया। हमें पता है प्रॉफिट मार्जिन भी चार्ज करनी है 20%। देखिए मैनेजमेंट को कितना प्रॉफिट चाहिए, तो 20% चाहिए, किसका, ऑफ रूम रेंट, ये आता है रेंट, इसका 20%, अगर ये 100 है तो ये 20, तो ये कितना 80 होएगा। जिसका भी परसेंटेज बोले उसको सीधा 100 मान लेना। अब फेयर निकालें, इसके लिए इक्विवेलेंट यूनिट चाहिए, बताओ। ये रहा ना किसको कन्वर्ट करें, ये हाफ वाला है, हाफ फेयर लगता है यहाँ पे, यहाँ फुल फेयर, हमेशा बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना है, क्या आएगा, और कितना फेयर लगता है, हाफ की तुलना में डबल, तो इंटू 2। तो रूम रेंट जो आएगा कितना है, रेवेन्यू बताइए, 36,81,000। ये क्या है, हमने किस में कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट यूनिट को, ऑफ सीजन में, छोटे वाले में, तो ये किसका रेंट आएगा, फॉर ऑफ सीजन। अब बताओ रूम रेंट फॉर सीजन
डबल है ना इसका। ठीक है, चलिए अगला है हॉस्पिटल का। और हॉस्पिटल का जो ये क्वेश्चन है ना, अच्छा है। हॉस्पिटल का जब भी आता है इसी वैरायटी का यही क्वेश्चन का तोड़ मरोड़ करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हॉस्पिटल। करेक्ट। आओ जरा, करने का तरीका सेम, इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं। ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लेन करने का कुछ होगा वहां पे मैं कर दूंगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे यूनिट क्या होगा, पेशेंट डे, है ना, बेड डे। देखते हैं क्या दे रखा है, बहुत आसान होता है हॉस्पिटल का। तो जो बच्चा ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन अच्छे से समझा उसे आगे सब इजी लगने वाला है। एबीसी हॉस्पिटल रन अ क्रिटिकल केयर सेंटर इन अ हायर्ड बिल्डिंग। बिल्डिंग को हम लोग क्या रेंट पे ले रखे, तो रेंट भी देना पड़ेगा। सीसीयू कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स। अपने पास कैपेसिटी कितनी है, मान लो एक बिल्डिंग है रेंट पे, तो टोटल 35 बेड की कैपेसिटी है। द ड्राइंग पे मत जाना, मेरे समझाने का तरीका है। 35 बेड की कैपेसिटी है, मान लेते हैं 35 बेड हो गया। करेक्ट। 5 मोर बेड कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। कह रहा थोड़ी सी जगह बची है, जब जब जरूरत पड़े 5 और बेड ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एडिशनल। ठीक, तो साल में जब जब पेशेंट ज्यादा आते होंगे 5 बेड ऐड कर देंगे, और क्या। अब हमने रेंट पे ले रखा है तो उसका रेंट है ये पर मंथ। ठीक है, सुपरवाइजर 2 चाहिए। ठीक है, जिनकी इतनी सैलरी है पर मंथ इच, और वो 25,000 इच है। यहाँ पे देखो नर्स, 4 नर्स चाहिए, 20,000 सैलरी है पर मंथ इच। थर्ड में लिखा है वार्ड बॉय चाहिए, वार्ड बॉय होते हैं ना हॉस्पिटलों में, 4 वार्ड बॉय चाहिए, 5,000 सैलरी है इच। अब ये जो है ये सारे खर्चे फिक्स्ड है। सैलरी क्या होती है, फिक्स्ड, पर मंथ दे रखा है। रेंट वगैरह फिक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर आर पेड दिस मच पर मंथ। ठीक है, वैसे तो डॉक्टर भी पर मंथ दिया है तो फिक्स होना चाहिए, लेकिन आगे एक बोला है पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड टाइम स्पेंट, तो इसको लेंगे वेरिएबल में। क्यों, भले ही 2,50,000 आ रहा है लेकिन ये फिक्स नहीं है। कैसे निकलता है, जितना पेशेंट को अटेंड करेंगे और जितना समय देंगे, यानी कि ये आने वाले सालों में किसी साल में कम भी हो सकता है, किसी साल में ज्यादा भी हो सकता है, तो इसको वेरिएबल मानेंगे। जो भी यूनिट के अनुसार खर्चे इनकर्ड हो रहा है ना वो वेरिएबल है। जितना ज्यादा पेशेंट देखेगा उतना ही ज्यादा सैलरी, जितना कम देखेगा उतना ही कम सैलरी, तो वेरिएबल हो गया। अदर एक्सपेंस, रिपेयर क्या है, फिक्स। फूड, वेरिएबल। ऑब्वियसली जितना पेशेंट आएंगे उसी अनुसार फूड का खर्चा लगेगा, कम पेशेंट कम फूड, ज्यादा पेशेंट ज्यादा फूड। फिर अदर सर्विसेज वेरिएबल दिया है, लॉन्ड्री है, ये है, फिक्स कॉस्ट है, एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, तो ये भी फिक्स ही हो गया। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट 150 डेज 35 बेड ऑक्युपाई हुए थे, और 80 डेज के लिए सिर्फ 25 बेड ऑक्युपाई होते हैं। ये बेड डे के लिए दिया है, यहाँ पे यूनिट क्या होगा, बेड डे। ठीक है, कि एक बेड अगर एक दिन के लिए हायर करते हैं तो हॉस्पिटल कितना चार्ज करता है। हॉस्पिटल हायर टोटल दिस मच बेड एट अ चार्ज ऑफ दिस मच पर डे। हमने बोला था ना कि अपने पास तो कैपेसिटी 35 बेड की है, जब जब जरूरत पड़ेगी हम बेड यहाँ पे लगा देंगे 5 और। तो बोल रहा है पूरी साल में हॉस्पिटल ने इतना बेड्स, ये बेड क्या है, बेड डे है। ठीक, टोटल बेड डे है 750 बेड डे लगाया है, जिसके लिए चार्ज पे किया है। बेड अपने पास तो है नहीं, हम तो सिर्फ 35 बेड के साथ हॉस्पिटल खोले, हो सकता है कहीं से लेके आए हो, 100 रुपीज। However, this does not exceed more than 5 extra bed
ओवर एंड अबव नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35 ऑन एनी डे। ये क्यों बोला है? चलो किसी बच्चे को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं क्यों बोला है ये लाइन। बोलो फटाफट से। ये इसलिए बोला है कि जो खर्चे हैं ना अपने, जनरली देखो ये कैपेसिटी का खर्चा है कि इतने कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये खर्चे हैं। ये 5 से ज्यादा अगर कैपेसिटी यूज करना हो तो हमें तो एक और चीज रेंट पे लेनी पड़ेगी। अगर 5 बेड हम लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, उससे भी ज्यादा बेड लगाने की जरूरत पड़े तो हमें तो रेंट पे लेनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए तो एडिशनल खर्चा इनकर्ड होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में है नहीं। तो इसलिए बोल रहा है कि जितने भी बेड हम लेके आए हैं ना बेड डे, ये क्या है, जो अपनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी बची है उसी के लिए लेके आया जब जब जरूरत पड़ी है। ठीक है, पूछा क्या है, प्रॉफिट पर पैसेंट डे, यही पैसेंट डे को ही बेड डे बोलते हैं। बेड डे बोलो, पैसेंट डे बोलो। इफ हॉस्पिटल रिकवर ऑन एन एवरेज 2000 फ्रॉम ईच पेशेंट ईच डे, रेवेन्यू दिया है 2000, प्रॉफिट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट आप बताओगे, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और हमारे लिए यूनिट क्या है? पैसेंट डे। वैसे मैं खर्चे को टोटल करके ही लिख देता, फिक्स और वेरिएबल में नहीं बांटता, लेकिन मुझे तो चाहिए कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के, तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट अलग से हमें लिखना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में ये चाहिए। चलो कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट पर पैसेंट डे। सबसे पहले टोटल पैसेंट डे निकाले, अपना जो कैपेसिटी है नॉर्मल कैपेसिटी वो कितना था देखना जरा, 35 बेड। अब बेड डे, इसी को पैसेंट डे भी बोलते हैं, कैसे होगा? बेड इंटू नंबर ऑफ डेज। 35 बेड 150 डेज के लिए चढ़े थे, प्लस 80 डेज के लिए 25, और हमने हायर किया है ना 750। बताओ जरा कितना आएगा? $8000 आया। अब निकालते हैं प्रॉफिट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या नया? अगर ब्रेक इवन पूछता है तो कैसे निकालेंगे? किसी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। सबसे पहले देखो प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू लिख लो, 2000 है पर पैसेंट डे, इसी को मैं बोल रहा हूँ बेड डे बोलो पैसेंट डे बोलो। 1,60,00,000 आ रहा है, लेस कंट्रीब्यूशन अपने को चाहिए ब्रेक इवन निकालने के लिए, तो वेरिएबल कॉस्ट पहले घटा दो। मैंने क्या बोला आपको कि डॉक्टर की जो सैलरी है वो वेरिएबल मानेंगे, क्यों? क्योंकि पेशेंट कितना देखा है ना उसके ऊपर है, इसलिए वेरिएबल मानेंगे। ये लाइन अगर नहीं बोलता एग्जामिनेशन में बोलता बस डॉक्टर की सैलरी 2,50,000 फिक्स है, तो फिक्स मानते, कोई दिक्कत नहीं। कितना है बताओ? 2,50,000 पर मंथ है ना,
दूसरा, एक और खर्चा है ना, हायर्ड चार्जेज, ये क्यों वेरिएबल? 7 से 50 टोटल बेड डे हमने हायर किया था। अब इतना बेड हायर किया था, इतने बार टोटल बेड हायर किया था, हर एक का चार्जेस था पर बेड का एक टाइम का 100, तो 750 इंटू 100 करोगे तो ये आएगा 75,000। वेरिएबल क्यों? देखो ये भी नंबर ऑफ पैसेंट पे डिपेंड करता है, जब पैसेंट बढ़े होंगे तभी हमने हायर किया होगा, जब पैसेंट घटे होंगे तो हायर नहीं किया होगा। यहाँ देखो, वेरिएबल में और क्या है, ये रहा फूड, अदर सर्विसेज, कितना है फूड, 8,80,000, अदर सर्विसेज 3 लाख, लॉन्ड्री वेरिएबल कितना है, लॉन्ड्री का चार्जेस 6 लाख, और मेडिसिन भी 7,50,000। अगला है 7,50,000, क्या, मेडिसिन। ये दोनों खर्चे फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये जो आएगा ये आएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। फिक्स कॉस्ट में देखो रेंट है, कितना है, 75,000 पर मंथ, सुपरवाइजर है 25,000 सैलरी, सुपरवाइजर है 25,000 सैलरी है पर मंथ इंटू 12 और 2 जनों का। नर्स 4% 20,000 सैलरी, 20,000 पर मंथ सैलरी है, 4 नर्स है। वार्ड बॉय है 5,000 सैलरी इच, ठीक है। और क्या है खर्चे में, रिपेयर है 81,000, उसके बाद अदर फिक्स कॉस्ट, अदर फिक्स कॉस्ट ये कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एलोकेटेड, एलोकेटेड एक्सपेंस भी क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। ये कितना है, 10 लाख। ये आएगा टोटल प्रॉफिट, हमें निकालना है प्रॉफिट पर पैसेंट डे, बताओ। ये आया 1,03,95,000, करेक्ट।
ये तो टोटल प्रॉफिट है। पर पैसेंट डे बोले तो डिवाइड कर दो 8000 से। प्रॉफिट पर यूनिट बोले तो यूनिट से ही तो डिवाइड करोगे। हमारे लिए यूनिट क्या है? पैसेंट डे। बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन का वो क्या था? तो सेकेंड रिक्वायरमेंट में था ब्रेक इवन फॉर हॉस्पिटल। ब्रेक इवन ये कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे यूनिट क्या है? पैसेंट डे। बताइए फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? यही सारे फिक्स कॉस्ट है ना। फिक्स कॉस्ट आ रहा है 48,61,000। कंट्रीब्यूशन पर पैसेंट डे, कंट्रीब्यूशन कितना है? 1 करोड़, 3,95,000 डिवाइड बाई 8,000। करेक्ट। ठीक है, राउंड ऑफ कर देना। इतने पैसेंट डे में हम अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लेंगे। ठीक है, एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर बोल के आराम से आप प्रैक्टिस करना, बना लेना, बन जाएगा। बिल्कुल मिलता जुलता है। चलो ये टोल प्लाजा वाला अगला टॉपिक देखते हैं। उससे पहले आईटी का एक छोटा सा है, ये करा देता हूँ, बाई चांस 5 मार्क्स में पूछ ले। अब आईटी में देखो, मान लो ये ऑफिस है आईटी वालों का, करेक्ट। तो ऑफिस में जो इंजीनियर्स, मैनेजर जो भी होते होंगे आईटी प्रोफेशनल्स, वो तो काम करते ही हैं। तो एक तो सैलरी का खर्चा आता होगा, पर मेजॉरिटी ऑफ आईटी सेक्टर में जो कॉस्ट है ना, वो इम्प्लॉय कॉस्ट आता है। जो इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर ये वगैरह होते हैं। लेकिन इस ऑफिस को चलाने का भी तो खर्चा आता होगा। इस ऑफिस का रेंट है तो रेंट, डेप्रिसिएशन, यानी कि ओवरऑल जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो तो इनकर्ड होंगे ही, है ना। तो आईटी में मैन पावर का कॉस्ट ये सबसे बड़ा होता है, हाई होता है। लेकिन सिर्फ मैन पावर, मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, उस पर बताना है, तो जितने लोग काम करेंगे उनका कॉस्ट तो चार्ज करूंगा ही, पर वही सब प्रोजेक्ट करके तो ये फिक्स कॉस्ट का भी खर्चा निकालना है, ऑफिस का खर्चा निकालना है। दूसरा, ओवरहेड का खर्चा, जो एलोकेटेड कॉस्ट होते हैं। ठीक, सैलरी के अलावा भी ओवरहेड इनकर्ड होंगे, वो भी खर्चा चार्ज करना पड़ेगा। फ्लोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। 1 साल का डेटा दिया है, यानी कि एक कंपनी है इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, आईटी कंपनी होगी, पूरी साल में उसका कितना खर्चा हुआ है दे रखा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 है, इतना खर्चा हुआ है। प्रोजेक्ट लीडर है, इतना खर्चा हुआ है। सैलरी पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, इतना खर्चा हुआ है। देखो पूरा मैन पावर पे पता है कितना खर्चा हुआ है?
जितने भी लोग काम करते हैं 30 लाख, करेक्ट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मैन पावर के अलावा है, अदर कॉस्ट 15 लाख। यानी कि किसी भी कंपनी में, भले ही आईटी में मैन पावर का कॉस्ट बहुत हाई होता है, पर सिर्फ मैन पावर का तो नहीं होता है, और भी तो ऑफिस के खर्चे होंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है। अब किसी प्रोजेक्ट पे चार्ज करना हो तो सिर्फ इंसान की सैलरी चार्ज नहीं करेंगे, ऑफिस के जो ये खर्चे, ये 15 लाख का, इसका भी तो हिस्सा चार्ज करना पड़ेगा। कंपनी एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट, डिटेल ऑफ द सेम इज गिवन। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है? अब हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, 6 मंथ ड्यूरेशन है, तो उस पर जितने लोग काम करेंगे उनकी सैलरी तो चार्ज करेंगे। क्या सिर्फ सैलरी चार्ज करेंगे? नहीं, ये जो खर्चे हैं अदरवाइज सैलरी के अलावा अदर कॉस्ट, ये भी चार्ज करेंगे। वन प्रोजेक्ट लीडर, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर इन्वॉल्व फॉर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि 6 मंथ के लिए ये काम करेंगे। वेर एज प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ये 2 मंथ अपना टाइम देगा। अदर कॉस्ट, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में ट्रैवलिंग लगेगी, 2 लैपटॉप लगेंगे 50,000 ईच, तो 1 लाख का तो लैपटॉप लेना पड़ेगा। लेकिन वो लैपटॉप का लाइफ होगा 2 ईयर, तो सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 मंथ के लिए। लाइफ तो 2 साल है ना, तो 2 साल है तो लैपटॉप तो बाद में भी यूज होगा। पूछा है प्रोजेक्ट कॉस्ट बताइए। अगर मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालूं तो हमें ये पता है कि ये लोग की सैलरी दिया है वो तो चार्ज करूंगा, जो खर्चे दिया है वो भी चार्ज करूंगा, पर ऑफिस के अदर कॉस्ट भी चार्ज करूंगा, क्योंकि ये भी तो खर्चे चार्ज करने ही है। नॉर्मल मेरे ऑफिस में क्या सिर्फ सैलरी का खर्चा जाता है, मैन पावर का नहीं, अदर कॉस्ट भी जाता है, ये ध्यान रखना बस आप। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले सैलरी एक्सपेंस देखते हैं कितना चार्ज होगा। क्या है, प्रोजेक्ट लीडर एक है और प्रोजेक्ट लीडर की सैलरी 9 लाख है। देखो 9 लाख सैलरी 2 जनों का है, तो 9 लाख डिवाइड बाई 2, एक जने की सैलरी आई, ठीक, एक ही जने चाहिए अपने को, लेकिन कितने समय के लिए चाहिए? सिर्फ 6 महीने के लिए, तो 1 साल की सैलरी है। ये अगर 12 मंथ की है तो सिर्फ 6 मंथ के लिए। दूसरा, इंजीनियर्स, 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। कितना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी? 15 लाख। कितनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी है? ये 5, तो एक का ये आ गया, करेक्ट। ये पूरे साल का है, 6 महीने का निकालना हो तो डिवाइड बाई 12 × 6, ये तो एक इंसान की 6 महीने की सैलरी है। हमें कितना इंसान चाहिए? 3। थर्ड, थर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर, देखो प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ एक है, एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, अलग अलग प्रोजेक्ट को ध्यान देगा बस, ये तो मैनेजर है ना। 6 लाख इसकी सैलरी है, 2 महीना हमें टाइम देगा। 6 लाख पूरे साल की सैलरी है, 2 महीने की सैलरी कितनी बताइए? और क्या खर्चे हैं? ट्रैवलिंग था,
कितना था ट्रैवलिंग? 1,87,500। और क्या था? डिप्रिसिएशन। बताओ, 1 लाख का लैपटॉप लेना पड़ेगा, 50,000 का 2 लैपटॉप, लेकिन 2 साल चलेंगे तो हमें सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा, और 6 महीने के लिए 25,000। एक खर्चा है जो बोला नहीं है लेकिन चार्ज करना है, अगर नहीं कर पाए तो मिस्टेक हो गया क्वेश्चन। कौन सा? एलोकेटेड एक्सपेंस। बताइए, अगर हम सैलरी पे 15-30 लाख का खर्चा करते हैं तो और सारे जो ऑफिस के खर्चे वो 15 लाख है, जस्ट सैलरी का 50% है। तो यहाँ पे अगर सैलरी इतनी है तो इसकी 50% भी तो हमें चार्ज करनी चाहिए, ठीक? क्योंकि मैन पावर एक मेजर कॉस्ट है, इसीलिए इसको हमने बेस बनाया है, ठीक है? 50% ऑफ सैलरी। अदर कॉस्ट कितना इनकर्ड होता है हमारे को? 50% ऑफ सैलरी, तो 50% ऑफ सैलरी अदर कॉस्ट चार्ज करनी पड़ेगी। करो। इतना खर्चा लगेगा प्रोजेक्ट पे। अगर बोलता कि कुछ प्रॉफिट जोड़ दीजिए, 10% 12% जोड़ देते और बोलते ये रहा प्रोजेक्ट का फी। समझ में आया? चलो। ये है टोल प्लाजा, एंड टोल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आ चुका है। और हिस्ट्री हमें क्या समझाती है? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। एक बार आ चुका है तो भविष्य में भी आ सकता है। अगला टॉपिक है टोल प्लाजा। देखो, हमने ट्रांसपोर्ट, इसमें भी गुड्स से रिलेटेड और पैसेंजर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। गुड्स में टन किलोमीटर, पैसेंजर में पैसेंजर किलोमीटर। हो सकता है इक्विवेलेंट यूनिट का भी कंसेप्ट आ जाए। फिर हमने देखा होटल से रिलेटेड। फिर हमने देखा हॉस्पिटल से रिलेटेड, एक फेमस क्वेश्चन है, वही बार बार आता है। फिर आईटी से रिलेटेड। अब क्या देख रहे हैं? टोल प्लाजा। अगला टॉपिक है टोल रोड। ठीक है, अगला टॉपिक है टोल रोड। आओ जरा, जब देखो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आते हैं ना, तो वहां पे कॉस्ट बहुत इनकर्ड होता है, कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। एक ब्रिज बनाने का, एक रोड बनाने का बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, ठीक? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं कंपेयर टू और सारे सर्विस है। मान लो एक बस ऑपरेटर की सर्विस है, उतना कॉस्ट नहीं इनकर्ड होना है, ठीक? तो जहां पे भी हाई कॉस्ट है ना, वहां पे एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ये भी होता है कि उसके लिए रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, ठीक? कि पैसे कमाएंगे कैसे अगर इतना पैसा लगा रहे हैं तो, ठीक? उसको मेंटेन करना है, प्लस इतना कॉस्ट इन्वॉल्व है तो थोड़ी बहुत कॉस्ट की रिकवरी करनी है। अब यहाँ पे देखो, अक्सर आपने देखा होगा, जो रोड होती है ना, रोड रोड बनता है जब, मान लो ये 100 किलोमीटर का रोड है, तो इस पे भी ह्यूज कॉस्ट इनकर्ड होता होगा। बनाने में खर्चा, प्लस इसको मेंटेन करने में खर्चा, ऑपरेट करने में खर्चा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे एक टोल कलेक्शन के लिए लगा देते हैं, और जितनी भी गाड़ी गुजरेंगी यहाँ से, ठीक, तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? टोल। टोल पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो? और ऐसे कलेक्ट किया जाता है रोड से टोल चार्जेज। एक और चीज याद रखना, एक होता है बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल।
बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं बोट, करेक्ट। इस मॉडल के अंदर होता क्या है, अक्सर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वो पब्लिक सेक्टर का है, गवर्नमेंट का है। रोड कौन बनाएगा, सरकार बनाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से ये चीजें डेवलप नहीं कर पाती तो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक। और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व करने का एक फेमस तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। कहता है आप आइए बनाइए, मान लो ये रोड बनाओ, एक प्राइवेट सेक्टर बनाया, गवर्नमेंट ने दे दिया, ठीक है, इसको आप चलाओ। अब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 50 साल 100 साल, मान लो 50 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स इस रोड बनाने के बाद जितनी भी इससे टोल कलेक्शन होगा, रेवेन्यू होगा, ये सारे कौन करेगा, वो प्राइवेट कंपनी। ऑपरेट भी वो प्राइवेट कंपनी करेगा, किसके लिए, फॉर सर्टेन पीरियड। और आप मस्त कमा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कलेक्शन कर लो, फिर बाद में ये ट्रांसफर कर देना हमें। फिर बाद में ये ट्रांसफर कर देना हमें। जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है, वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ये मॉडल एडॉप्ट करते हैं। जहाँ प्राइवेट सेक्टर को बोला जाता है आप अपने खर्चे बनाइए, ऑपरेट करिए, 50 साल 40 साल तक रेवेन्यू कमाइए, कंसेशन पीरियड बोलते हैं इस पीरियड को, एंड उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही रहेगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर एक फेमस एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी डेवलपमेंट पोर्ट मॉडल पे किया था। आज देखो सिंगापुर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, एशिया का तो है, और वर्ल्ड में भी एक रिचेस्ट कंट्री है। हर एक 6 में से एक इंसान सिंगापुर में करोड़पति है, समझ रहे हो। तो उन्होंने भी अपनी अर्ली डेज में इंफ्रास्ट्रक्चर इसी मॉडल से बनवाया था, जहां प्राइवेट पार्टिसिपेशन उन्होंने लिया कि प्राइवेट सेक्टर आओ, मॉल बनाओ, रोडे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सब बनाओ, कमाओ बना के, बाद में तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी देश में रहेगी ना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ट्रेड ऑटोमेटिक डेवलप होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जॉब क्रिएशन होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। चलो, BHG टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ट अ 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे। हमने एक 60 किलोमीटर का हाईवे बनाया, करेक्ट। नाउ ऑपरेट टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल फ्रॉम व्हीकल पासिंग यूजिंग द सेम। जो भी यहां से व्हीकल पास होगा उससे हम टोल कलेक्ट करेंगे। कंपनी हैज इन्वेस्टेड 600 करोड़ टू बिल्ड रोड एंड हैज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, 600 करोड़, and has estimated that total 60 crore vehicle will use the highway during 10 years time। अगले 10 सालों में टोटल 60 करोड़ व्हीकल यहां से पास होंगे, यानी कि 60 करोड़ व्हीकल से हम टोल कलेक्ट करेंगे। टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब ये एक महीने का कहानी दे रहा है, अप्रैल मंथ का कहानी बता रहा है अपने को, कितना ऑपरेट करने में और मेंटेन करने में। वहां लोग भी होते हैं जो टोल कलेक्ट करते हैं, बूथ बना होता है, ठीक। प्लस थोड़ा बहुत मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है, करते हैं। सैलरी देखो, सिर्फ एक महीने का देखना है क्योंकि डेटा किसका है, एक महीने का दे रखा है। कलेक्शन पर्सन कितने हैं, 3 शिफ्ट में काम होती है, 4 पर्सन है, इतना पर डे है। 3 शिफ्ट में काम होती है, ये रेट है, 4 पर्सन है, ये तो एक दिन का हो गया, करेक्ट। इनटू कितना डेज लेना है, कुछ ना बोले तो 30 डेज ले लेना, 30 डेज। सिमिलरली सुपरवाइजर 2 शिफ्ट में काम करते हैं, एक इंसान है, इतना पर डे, ये तो एक दिन का खर्चा आएगा, इंटू 30 कर देंगे। सिक्योरिटी पर्सन देखिए 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 2 पर्सन है पर शिफ्ट, 3 शिफ्ट इंटू 2 इंटू 150, ये तो एक दिन का आएगा, 30 डेज का कितना। बूथ मैनेजर 2 शिफ्ट में काम होता है, हर एक शिफ्ट में एक इंसान होता है, 400 उसकी फी है पर डे पर शिफ्ट का, इंटू 30 करोगे। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन गिवन है ये,
मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखा है, और प्रॉफिट हमें कितना चार्ज करना है तो प्रॉफिट चार्ज करना है 25% ओवर द कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। ये सारे खर्चे तो है ही, प्लस कमाएंगे भी ना, तो 25% चार्ज कर लेंगे प्रॉफिट। तो इसमें हमारी जो प्रॉफिट बचेगा इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट काट वाट के नेट प्रॉफिट आएगी, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट पर किलोमीटर ये कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई किलोमीटर कितना है 60। टोल रेट पर व्हीकल ये कैसे निकलेगा, टोटल टोल कितना कलेक्ट करना है डिवाइड बाई नंबर ऑफ व्हीकल। एज्यूम देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ व्हीकल, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फटाफट करते हैं। टोटल कॉस्ट और टोटल टोल जरा कंप्यूट करते हैं। पर्टिकुलर्स सैलरी में देखो सबसे पहले क्या है, कलेक्शन पर्सन, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी पर्सन, बूथ मैनेजर। कलेक्शन पर्सन, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी पर्सन, बूथ मैनेजर, करेक्ट। कितना है, 3 शिफ्ट में काम होता है, 4 लोग हैं, पर शिफ्ट इतना पे करना पड़ता है, 30 डेज का कितना, 2 इंटू 1 इंटू 250, उसके बाद था इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन। टेलीफोन 40,000, इलेक्ट्रिसिटी 80,000, मेंटेनेंस 30,000, और एक चीज नहीं बोला है लेकिन हम लेंगे क्या, डिप्रिसिएशन। बनाने में जो खर्चा लगा है उसका डिप्रिसिएशन, ठीक है आओ जरा पहले ये खर्चे लिख लो, 3 इंटू 4 इंटू 150 इंटू 30, डिप्रिसिएशन बताओ। 600 करोड़ है, करेक्ट। ये तो 10 साल में रिकवर करता है, डिवाइड बाई 10, एक साल का डिप्रिसिएशन है, एक महीने के लिए डिवाइड बाई 12, 5 करोड़ आ रहा है। आपके बुक में जो क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दिया, उसमें डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें दिया नहीं था। ये तो कॉस्ट है, प्लस प्रॉफिट जोड़ेंगे जो कि है कितना, 25%। तो टोटल टोल हमें इतना कलेक्ट करना है,
ठीक है। पूछा क्या है, कॉस्ट पर किलोमीटर 5,32,40,000 डिवाइड बाई 60 किलोमीटर है ना, बताओ। टोल पूछा है पर व्हीकल, इतना टोल हमें कलेक्ट करना है। नंबर ऑफ व्हीकल बताइए कितना व्हीकल जाएगा। टोटल था 60 करोड़ 10 सालों में, करेक्ट। 60 करोड़ था 10 ईयर्स में, 60 करोड़ तो एक साल में इतना, एक महीने में इतना, बताओ। 60 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 12, 0.5 आ रहा है। 0.5 करोड़ का मतलब 50 लाख। थर्टीन पॉइंट थ्री वन, एक व्हीकल से 13.31 चार्ज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टोल से ही रिलेटेड पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, फटाफट से करा देता हूँ, टाइम नहीं लूंगा इस क्वेश्चन करने में, आसान क्वेश्चन है। कितना किलोमीटर का रोड है, 110, 25 ईयर्स के लिए हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो 25 साल टोल कलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ व्हीकल देखना, पर डे कितना गुजरता है, ये रहा, ठीक है। और खर्चे दे रखे हैं, टोटल इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा लगेगा, जोड़ के दिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में टोटल कितना खर्चा लगेगा ये दे रखा है अपने को। प्लस इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का कितना खर्चा लगेगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट दिस मच टू बी इनकर्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोल ऑपरेशन, ये भी दे रखा है। तो इस खर्चे में अगर ये भी जुड़ जाए, बताना कितना आएगा। तो इतना खर्चा आएगा, सारे लाख में फिगर है, मैं लाख में ही लिख रहा हूं, ठीक। ये तो टोटल 25 सालों का खर्चा है, टोटल प्रोजेक्ट का खर्चा है। पर डे के लिए टोटल डेज कितने होते हैं बताइए। 25 साल, हर एक साल में 365 डेज, कहीं ना बोला हो तो। लिखा है, जो 25 साल कंसेशन पीरियड बोल रहे हैं ना, कंसेशन पीरियड का मतलब वो पीरियड होता है जिसमें हम ऑपरेट करके कमाते हैं, जो पैसा लगाए होते हैं। बताओ तो पर डे कॉस्ट कितना आएगा। 12.67 लाख, ये तो ऐसे ही निकल गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 12.67 लाख, ठीक। फटाफट से करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है जो भी है, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखोगे ये कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर डे। ये खर्चे जो प्रोजेक्ट के दिए टोटल कॉस्ट पे से निकालते हैं, एज इट इज आप लिखोगे, जैसे कि साइट क्लियरेंस, ठीक। सारे खर्चे लिख लेना, मैं सीधा ही ले लेता हूँ टोटल।
यही है ना, देखो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ले लोगे, जो कि 1120 लाख, तो ये टोटल आएगा। ये है यार टोटल कॉस्ट पूरा प्रोजेक्ट का, बनाने से लेके ऑपरेट करने तक 25 साल में। टोटल डेज कितना होगा, 25 साल, 365 डेज इच ईयर में 9125। कॉस्ट पर डे 12.67 लाख। बताइए और क्या पूछा है। टोल फी चार्ज पर व्हीकल ऑफ ईच टाइप इफ कंपनी वांट, कितना प्रॉफिट, 15%। दूसरे के लिए टोटल कॉस्ट देखिए 12,67,000, राउंड ऑफ कर दिया 160 या 61 आएगा, लेने की जरूरत नहीं है। प्लस प्रॉफिट, इतनी बड़ी फिगर में आप राउंड अप कर सकते हैं, जो कि है 15%। देखो टोटल कॉस्ट का, तो ये टोटल टोल आ जाएगा जो हमें चार्ज करना है। अब बताइए, ये कॉस्ट पर डे का है, तो ये टोल भी एक दिन का, कि एक दिन में इतना चार्ज करना है, ठीक है। टोल ये क्या है, पर डे। ये तो टोटल टोल है। अगर हमें ये निकालना हो कि सारे व्हीकल से कितना चार्ज करेंगे, तो देखो नंबर ऑफ व्हीकल कितना जाता है डेली। अब सीधा डिवाइड नहीं कर सकते, पता है क्यों। ऐसा अगर कुछ ना बोलता तो सारे व्हीकल को जोड़ते, सीधा डिवाइड कर देते। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हर एक व्हीकल के लिए चार्ज अगर अलग करते हैं तो क्या लगेगा, इक्विवेलेंट यूनिट का कंसेप्ट। कहाँ पे बोला तो यहाँ देखिए, on the basis of vehicle specification, weight, timing, the following weight has been given for passing the vehicle। व्हीकल के लिए ये वेट हम असाइन करते हैं। अगर वेट दिया है तो यानी कि वेट अनुसार टोल प्लाजा चार्ज करते होंगे, और वेट अनुसार चार्ज करते हैं तो वहां पे जब अलग अलग व्हीकल से अलग अलग टोल चार्ज करना है तो इक्विवेलेंट यूनिट कंसेप्ट आएगा। करेक्ट। देखो इसका वेट सबसे कम है 5%, इसका 20%, कितना गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स। हर एक को सबसे कम क्या है, टू व्हीलर, टू व्हीलर में कन्वर्ट करेंगे तो देख लेंगे ना कितना वेट है। बस का 5 का कितना परसेंट होता है, 5% है, 30%, कितना टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स। देखिए टू व्हीलर में कन्वर्ट करना है, टू व्हीलर अगर 5% है तो हेवी 45% है, कितना टाइम्स ज्यादा है, 9 टाइम्स। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है। इक्विवेलेंट यूनिट बताइए बेस्ड ऑन टू व्हीलर। सबसे छोटा जो होगा उसी में मैं कन्वर्ट करूंगा। कितना है, तो टू व्हीलर का अपना है 44,500, तो ये तो जोड़ेंगे ही। प्लस कार का है 3450, और टू व्हीलर से कितना गुना ज्यादा वेट देना है, 4 टाइम, तो इंटू 4। बस का 1800 इंटू 6, हेवी का है 816 इंटू 9।
तो ये टोटल आ गया 76,444। ये क्या है, सबको हमने टू व्हीलर में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो टोल चार्जेज आएगा या टोल फेयर आएगा वो क्या आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो टू व्हीलर का, जिसमें कन्वर्ट किया है उसी का आता है। 19.06 आ रहा है टू व्हीलर का। तो बताइए सेकंड क्या था, कार। टोल चार्जेस देखो, अगर टू व्हीलर का है 19.06, कार का कितना आएगा, इसी में इंटू 4 करना है, 4 टाइम्स है। थर्ड बस का कितना आएगा, 6 टाइम वेट था ना, हेवी व्हीकल का कितना आएगा, 9 टाइम्स वेट था। ये होगा आपका आंसर, करेक्ट। आइए जरा एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं जरा। टोल प्लाजा पे पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, हाल ही में ही आया है मई 2023 में, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है, RST टोल प्लाजा लिमिटेड built 80 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे बिटवीन टू सिटी, ऑपरेट टोल टू कलेक्ट टोल फ्रॉम पैसेंजर फ्रॉम व्हीकल पासिंग थ्रू द हाईवे। यहाँ देखिए 80 किलोमीटर का हमने हाईवे बनाया, जितना व्हीकल पास होगा उससे टोल कलेक्ट करेंगे। हमने क्या एस्टिमेट किया, लाइट वेट 50,000, मीडियम वेट 12,000 और हेवी जो व्हीकल होते हैं बड़े बड़े वो 10,000 पास होंगे। टोटल एस्टिमेट किया हमने, लाइट 50, मीडियम 12,000, हेवी 10,000, इतने व्हीकल पास होंगे, करेक्ट। इन अ 1 मंथ आउटवर्ड जर्नी, एक महीने का डेटा है एक साइड से, एंड द सेम नंबर फॉर रिटर्न जर्नी, जितना जा रहे हैं ना उतना ही वापस भी आएंगे रोड पे, ठीक। होता क्या है जाते टाइम टोल पे करेंगे, प्लस आते टाइम भी टोल पे करेंगे, ठीक। ध्यान से सुनना, एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन व्हीकल आर यूज फॉर मेडिकल इमरजेंसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एसेंशियल सर्विसेज आर एग्जिम फ्रॉम टोल। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जो व्हीकल पास होते हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह, MP वगैरह का व्हीकल पास हुआ, या फिर कोई एसेंशियल सर्विस का व्हीकल पास हुआ, तो उससे टोल नहीं लेंगे। एस्टिमेट कर रहा है कि 10% ऑफ लाइट वेट ये कैटेगरी के होंगे, यानी कि जो 10% लाइट वेट है इसका 10% 5,000, ये इस कैटेगरी का है, और ये क्या है 10% एग्जिम्ट, इनसे लेंगे नहीं, तो जो बच गए उन्हीं से तो टोल कलेक्ट करना है। हमें यूनिट में तो वो लेना है जिनसे पैसा कलेक्ट करना है, करेक्ट। टोटल कॉस्ट होगा अपना, प्रॉफिट जोड़ेंगे, टोटल टोल आ जाएगा। टोल कलेक्ट करना है किन से, जिनसे कलेक्शन करना अलाउड है। आगे देखो, इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी दैट इफ व्हीकल रिटर्न विद इन 24 आवर्स ऑफ द आउटवर्ड जर्नी, टोल फेयर विल बी रिड्यूस बाई 25% ऑटोमेटिकली। कह रहा है, ये देखो व्हीकल गया और वापस अगर आ गया 24 घंटे के अंदर अंदर, तो क्या करेंगे, 25% रिड्यूस कर देंगे टोल, यानी कि लेस टोल लेंगे, डिस्काउंट दे देंगे सिर्फ 75% रिटर्निंग में, ठीक। इट इज एस्टिमेटेड दैट 30% ऑफ लाइट वेट वाले इस कैटेगरी के होंगे। इसमें भी रिटर्निंग के टाइम में 30% ऐसे हैं जिनको डिस्काउंट मिलेगा टोल पे 25%, ठीक। याद रखोगे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक। आगे देखो, टोल चार्जेस मीडियम का क्या है, 2.5 टाइम्स ऑफ लाइट। अगर टोल चार्जेस की बात करूं
लाइट का x मान लो, तो मीडियम का क्या होगा 2.5 टाइम्स ऑफ x, एंड हेवी का कितना है 2 टाइम्स ऑफ मीडियम। हेवी का क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ मीडियम, यानी कि 5x। मीडियम का 2 टाइम बोले तो लाइट का 5 टाइम्स। टोल मेंटेनेंस कॉस्ट इतना है, कंपनी को प्रॉफिट कितना चाहिए 10%। कह रहा है कैलकुलेट टोल रेट फॉर ईच व्हीकल कैटेगरी इफ कंसेशनल फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल। कह रहा है पहले तो ये एज्यूम करो कि जो रिटर्न में हम बोल रहे हैं ना 24 घंटे के अंदर आया तो 25% डिस्काउंट देंगे, ऐसा अगर ना फैसिलिटी अवेलेबल हो तब कितना चार्ज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मई 23 का है ना, सबसे पहले टोटल कॉस्ट लिखो जो कि कितना है 59,09,090। इसमें प्रॉफिट अपने को चार्ज करना है, फिर ये आ जाएगा टोटल टोल। कितना प्रॉफिट चार्ज करना है 10%। बताओ तो ये कितना आएगा 59,09,090। ठीक, into 1.5 प्रॉफिट जोड़ दोगे तो ये आएगा 64,99,999 आ रहा है। 65 लाख कर दीजिए, 1 रुपए का डिफरेंस ये राउंड ऑफ की वजह से आ रहा है इस फिगर में। ठीक है, इतना टोल कलेक्ट करना है। पहला केस क्या है, इफ नो कंसेशन अवेलेबल। आने वाले जो व्हीकल है उनसे कंसेशन अगर अवेलेबल ना हो, वो जो फैसिलिटी था ना 24 घंटे के अंदर आए तो क्या दे देंगे क्या दे देंगे आपको 25% डिस्काउंट। ये सुविधा अगर ना हो तब हर एक व्हीकल से कितना चार्ज करेंगे देखिए जरा। यहाँ देखो पर्टिकुलर्स, कितने टाइप के व्हीकल है 3। एक तो लाइट, दूसरा मीडियम, थर्ड है हेवी। ध्यान से देखना नंबर कितना है इनका 45,000। 50 तो नहीं करोगे, 5,000 तो एग्जिम्ट है। 12,000, 10,000। करेक्ट। एक साइड में इतना है, ये आउटवर्ड जर्नी में है, और क्या बोला रिटर्निंग भी आएंगे इतना ही। अब जब जाएंगे तब भी हम टोल लेंगे, जब आएंगे तब भी टोल लेंगे, तो जाने वाला भी काउंट होगा, आने वाला भी काउंट होगा। करेक्ट। तभी तो कह रहा है जब 24 घंटे के अंदर आएगा तो हम डिस्काउंट दे देंगे। ये तभी हो सकता है ना जब जाने टाइम भी पे करना है, आते टाइम भी पे करना है। तो यहाँ देखो टोटल कितना हो गया 90,000 ऐसे व्हीकल गुजरेंगे लाइट वाले जाने आने मिला के जिनसे टोल कलेक्ट करना है। ये 24, ये 20। वेट देखिए, अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो सबको किस में कन्वर्ट करना है, सबसे कम किससे चार्ज होता है लाइट से। लाइट में तो लाइट तो उतना ही रहेगा, इसको लाइट में कन्वर्ट करना है 24,000 इंटू कितना इसका टोल है 2.5 टाइम्स इंटू 2.5, और ये लाइट की तुलना में 5, तो ये 1 लाख हो जाएगा। 60,000 बताओ जरा। टोल रेट अगर इससे डिवाइड करेंगे, सबको लाइट में कन्वर्ट करें तो लाइट का आएगा, लाइट व्हीकल के लिए 65 लाख,
26 रुपीज आया। फिर बताओ मीडियम के लिए कितना, 26 से 2.5 गुना ज़्यादा। हैवी के लिए कितना, 26 इंटू 5, ये तो पहला है। दूसरा, कैलकुलेट टोल रेट दैट विल बी चार्जेबल फ्रॉम लाइट व्हीकल इफ रिटर्निंग जर्नी में कंसेशन अवेलेबल हो। कह रहा है लाइट वाले से सिर्फ कितना चार्ज करेंगे अगर रिटर्निंग टाइम पे कंसेशन अवेलेबल हो। ठीक। एज्यूमिंग रेवेन्यू फ्रॉम लाइट व्हीकल कैलकुलेटेड इन ऑप्शन 1 विल बी सेम। अच्छा, रेवेन्यू लाइट से जितना कमा रहे हैं ना, ऑप्शन 1 में उतना ही कमाना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम लाइट व्हीकल ऑप्शन 1 में कितना आ रहा है, 26 रुपया चार्ज करेंगे और कितने हैं टोटल लाइट व्हीकल का, 90,000। करेक्ट, बोलो। अब बताओ, हमें निकालना है ना यूनिट फॉर लाइट व्हीकल। करेक्ट, देखना जरा, 45,000 तो है जो जा रहे हैं, इनसे पूरा लेंगे, पर जब आएंगे ना तो इसमें कुछ झोल है। 45,000 में से कुछ ऐसे व्हीकल है जो डिस्काउंट वाले हैं, तो डिस्काउंट घटा देंगे। 45,000 इंटू 30%, ये तो व्हीकल है, इंटू 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो जब 25% लगाओगे तो टोटल वो व्हीकल आ जाएंगे जितने व्हीकल पे डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 25% डिस्काउंट नहीं, 25% तो पूरे व्हीकल को मिलेगा जो 30% है। तो ये आ रहा है 45,000 प्लस तो इनके लिए नॉर्मल टोल रेट, लाइट वालों के लिए, लाइट वाले से कमा कितना रहे थे उतना ही कमाना है। अच्छा, फॉर कंसेशन, कंसेशन वाला रेट बताना, कंसेशनल रेट हमें पता है ना, 25% डिस्काउंट, ये तो नॉर्मल हमने निकाला। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल में ही कन्वर्ट कर दिया था सारी यूनिट को, कि नॉर्मल फेयर निकालना हो तो। सिर्फ 75% लगेगा, 25% डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ व्हीकल कितना आएंगे जो डिस्काउंट जिनको मिल रहा है, अवेलिंग डिस्काउंट। सर आते टाइम 45,000 व्हीकल आएंगे जिसमें से 30% ऐसे होंगे जिनको डिस्काउंटेड रेट लगेगा। तेरह हजार पाँच सौ जाते टाइम टोटल 45,000 व्हीकल इस रेट से पे करेंगे। आते टाइम 13,500 के लिए डिस्काउंट रेट, एंड बचे हुए 45,000 में से 13,500 घटा दो,
31,500 नॉर्मल रेट से पे करेंगे तब जाके उतना टोल कलेक्ट होगा जितना हमने सोचा था नॉर्मल व्हीकल से कलेक्ट करने का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड करते हैं और क्लास को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, ये बस याद रखना कि हमने नॉर्मल निकाला है, नॉर्मल में कन्वर्ट किया, डिस्काउंट वाला पोर्शन हटाने के बाद नॉर्मल फेयर व्हीकल में कन्वर्ट किया है। उसके लिए जरूरी है टोटल में से डिस्काउंटेड व्हीकल का पोर्शन हटा दिया जाए। ठीक, अगर डिस्काउंट देखा जाए टोटल नंबर ऑफ व्हीकल के हिसाब से कितना व्हीकल पे डिस्काउंट हो गया तो वो बस हमने यहाँ पे घटाया है। ठीक, फिर नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगे, आने वाले भी कितना है, अगर जितना चार्ज किया वो नॉर्मल के हिसाब से देखा जाए तो कितने व्हीकल है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल आप लोगों को पढ़ते रहना है जबरदस्त तरीके से। ठीक है।